हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन में आज आपको कराने वाला हूं इस सेशन में। बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप हो, नेवी एसएसआर डबल ए हो या किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं बूस्ट, देन परीक्षा ऐप पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50, देन आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। दैट मीन्स कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे वो आपको कॉस्ट करने वाली है ओनली 150 रुपीज़। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास को, आज के सेशन को। डायरेक्शन 1 to 5 आपका अनसेन पैसेज है, सो इसको हम लास्ट में करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेक्रीफाइजिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। याद रखिए, सेक्रीफाइजिंग में कहीं भी वाई नहीं आता, आई आता है। और सेक्रीफाइजिंग का मतलब होता है त्याग करना। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो परपेचुएटिंग का मतलब होता है यादगार बनाना। राइटियस का मतलब होता है धार्मिक या फिर पवित्र, जिसका सिनोनिम एक और याद रखिए, वर्चुअस। मैंने आपको जब 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था वहाँ पर वर्ड आया था वर्चुअस। तो हो क्या रहा है, जो आपके वर्ड्स एग्जाम पेपर में आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं ऑप्शंस में से। तो राइटियस का मतलब होता है वर्चुअस, धार्मिक या फिर पवित्र। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ट है, यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम है। डाइवर्जेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रेंट है। और रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को संयम में लाना, वो कहलाता है रिस्ट्रेंट। द नंबर 7 इज सिनोनिम बताना है आपको जेनरस का। जेनरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उदार या फिर दानी। इसको हम इंग्लिश में लिबरल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जेनरस का सिनोनिम लिबरल। अगर बात की जाए मेल वोलेंट की तो इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर कुबुद्धि। इंग्लिश में बोलेंगे एविल। एविल का सिनोनिम आपसे पूछ ले तो मेल वोलेंट बताना है। इसके बाद स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। और इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है निगार्डली। याद रखें, निगार्डली क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है। होता क्या है भाई, आपने सीख रखा है किसी भी वर्ड के एंड में अगर एलवाई आ रहा है तो वो एडवर्ब है। बट याद रखिए, निगार्डली के एंड में एलवाई ज़रूर आ रहा है बट ये एडवर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, यहाँ पर आपको मिटिगेट का सिनोनिम बताना है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना। और इसको आप इंग्लिश में लेसन भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, एनहेंस करना। तो ये क्या हुआ? ये इसका हो गया अपोजिट, ये हो गया एंटोनिम। ऑगमेंट और एनहेंस दोनों का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना। एग्रीवेट का मतलब है भड़काना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भड़काने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं उन सभी को याद रखिएगा। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। द नंबर 9 इज, यहाँ पर आपको म्यूटिनस का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको म्यूटिनस का मतलब पता होना चाहिए। म्यूटिनस का मतलब है विद्रोही या फिर आप इसको बोलेंगे बागी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा फेथफुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि फेथफुल का मतलब होता है वफादार। अदर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो आप मुझे बताने वाले हैं इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में। अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित, जिसको रूल ना किया जा सके, जिसको नियंत्रण में ना किया जा सके, कंट्रोल ना किया जा सके। रेसिप्रोकल का मतलब, भाई आप सभी मैथ बैकग्राउंड से हैं, 10th तक सभी ने मैथ्स पढ़ा है, तो रेसिप्रोकल आपने काफ़ी किया होगा। इसका आंसर बताइए, मीनिंग क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। द नंबर 10 इज, यहाँ पर नरेशन से क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया है ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। याद रखिए, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे वहां पर भी व्हाट का यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं दैट का यूज नहीं होता इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ना ही वेयर का यूज होगा।
बिकॉज आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जो WH फैमिली का वर्ड है वो एज इट इज यूज होता है, तो व्हाट एज इट इज यूज होगा, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपको एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन मिला है। सेंटेंस क्या है, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ टुक टू प्रिजन। हैविंग बीन, भाई मैंने आपको पार्टिसिपल कराया था और वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का ये स्ट्रक्चर होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिए हैविंग बीन के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की ईडी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करेगा, एक ऐसे एक्शन को शो करेगा कि भाई एक काम हो चुका है और दूसरा हो रहा है, दो काम के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइमिंग गैप है, उसको ये शो करता है। सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ टुक टू द प्रिजन, यानी जैसे ही चोर को मतलब अरेस्ट करने के बाद कहाँ ले जाया गया, जेल ले जाया गया, प्रिजन ले जाया गया। अब याद यहाँ पर आपको क्या रखना है कि भाई आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। कैसे, जो आपका इतना पार्ट होता है आपका हैविंग बीन अरेस्टेड, ये एक अलग पार्ट है और दा से एक अलग सेंटेंस स्टार्ट है। तो अगर मैं दा से पढ़ना स्टार्ट करूं, द थीफ टुक टू द प्रिजन, यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा द थीफ, जो कोई भी काम नहीं कर रहा, यानी मेरा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, सेंटेंस हो गया पैसिव का। और पैसिव में आप जानते हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एरर क्या है, तो भाई यहां पर ये जो टुक लिखा हुआ है, इस टुक की जगह यहां पर आना चाहिए वॉज टेकन, तब आपका ये करेक्ट होगा पैसिव का स्ट्रक्चर। देन नंबर 12 इज चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है। सेंटेंस है व्हाट आर यू राइटिंग, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप जानते हो यहां पर आ रहा है राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या है भाई, कंटिन्यूअस टेंस, और आर आ रहा है यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वॉइस में जानते हो टेंस चेंज नहीं होता कभी भी, यानी जब पैसिव बनाओगे वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होना चाहिए। और आप जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बीइंग एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि इसमें बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया क्योंकि बीइंग नहीं है। आपका आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, क्योंकि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है इन्वर्जन, यानी आपका पहले वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ना कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। क्लियर। देन नंबर 13 इज कट अ सॉरी फिगर मीन्स, कट अ सॉरी फिगर एक फ्रेज है कि ईडियम आपको दे दिया, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है टू गिव अ पुअर शो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको वो सही से नहीं आता, आपने क्या किया, एक पुअर शो दे दिया, तो उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर, यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाना। देन नंबर 14 इज एडजेक्टिव टू क्रीज इज, क्रीज का एडजेक्टिव बताना है। अब इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे के अंदर, जाकर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रीज का मतलब क्या होता है, क्रीज का मतलब है सिकुड़न, सिकुड़न, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे श्रिंकिंग। तो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और आपको बनाना है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव यहां पर हो जाएगा क्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्रीज्ड का मतलब होता है भाई कोई भी ऐसी चीज जो सिकड़ी हुई है, श्रिंक कर चुकी है, उसको बोलेंगे क्रीज्ड। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, डायरेक्शन 15 to 20। क्वेश्चन है द हिमालयाज आर डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल लगाना है। और मैंने आपको बता रखा है भाई कोई भी डायरेक्शन आपको दे दे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आंख बंद करके उसके सामने दा का यूज करेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या आंख बंद करके दा का यूज करेंगे? नहीं, एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इनके साथ दा आएगा, नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न इनके साथ दा आएगा। लेकिन रीजन लॉजिक क्या है, तो भाई कोई भी डायरेक्शन आपको दे रखी है, अगर उसके बाद प्रेपोजिशन आता है
याद रखिए, कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो आप द का यूज करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन के बाद कोई वर्ब आ रही है तब आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गो वेस्ट यंग मैन। तो यहां पर क्या हुआ, आपने वेस्ट से पहले द का यूज नहीं किया और होगा भी नहीं। लॉजिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 16 इज रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट्स। अब टैलेंट्स यहां पर क्या है, एक नाउन है और नाउन से पहले हमें एक वर्ड लगाना, यानी वो एडजेक्टिव होगा। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो एडजेक्टिव आपको एक चूज करना है कि भाई रेखा किस लिए जानी जाती है, अपने कौन से टैलेंट्स के लिए जानी जाती है। तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है, हिस्ट्रियोनिक का मतलब है अभिनय संबंधी जो उसके टैलेंट हैं, जो रंगमंच से संबंधित हैं, नाटक से संबंधित हैं, उनके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, भाई जानी जाती है। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल, ये दोनों एडजेक्टिव जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। तो ये यहां पर नहीं आ सकता, भाई ऐतिहासिक का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो ये है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, और ये एक नाउन है। तो नाउन तो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 17 इज डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी कंसिडरेट एंड डैश। तो डॉक्टर्स कैसे होने चाहिए, भाई कंसिडरेट होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, तो फिलर में क्या आएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन। इसका मतलब होता है दयालु, काइंड हार्टेड। क्लियर, काइंड हार्टेड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, भाई मानव, और ये एक नाउन है। तो नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डॉक्टर्स को कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर्स हो गया मेरा नाउन, और इसके लिए मुझे एडजेक्टिव चूज करना है। तो नाउन मुझे यहाँ पर फिल नहीं करना, ह्यूमन गलत हो गया, क्योंकि एक नाउन है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेलिंग की, तो हेलिंग का मतलब होता है जय जयकारा करना, और ये भी एक नाउन है, तो ये भी नहीं आ सकता। अगर बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पर है होर्ड, इसका मतलब होता है भीड़, ये भी एक नाउन है, नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा वर्ड को कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इन चीज़ों पर अगर आप खेलते हैं तो सिलेक्शन गारंटेड होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कंसिडरेट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ सभी के आंसर देना, गारंटेड इस बार सिलेक्शन होगा। देन नंबर 18 इज रमन वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एंडोर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एंडोर्ड का मतलब क्या है, किसी भी चीज से संपन्न होना। तो रमन क्या है, एक प्राकृतिक टैलेंट से, म्यूजिक के प्राकृतिक टैलेंट से संपन्न है, यानी उसको ऊपर से मिलकर आया है वो। एंडोर्ड आ जाएगा यहाँ पर, एंडोर्ड विद। क्लियर। देन नंबर 19 इज द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन द 2 कॉलम्स। अब यहाँ पर ऑप्शन है फिल, करस्पॉन्ड, मैच, इक्वल। तो भाई आपको क्या किया, स्टूडेंट्स को क्या किया, उनसे बोला गया कि भाई 2 कॉलम में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको करो। अब 2 कॉलम में क्या दिए गए हैं, वर्ड्स। अब 2 कॉलम में जब वर्ड्स दिए गए हैं, आप जानते हो भाई उनको हमेशा किया जाता है मैच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैच। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से है। देन नंबर 20 इज चूज 1 वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा, गवर्नमेंट बाय रिच क्या कहलाता है। गवर्नमेंट बाय रिच यानी जो अमीर लोग हैं, अगर वो शासन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, भाई उसको बोल देंगे हम प्लूटोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्लूटोक्रेसी। अब ये जो बचे हुए 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिग्रेसी, ये आप मुझे बताने वाले हैं इनका मतलब क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइएगा, सभी का, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। हमारा पैसेज क्या कहता है, सो फटाफट से पैसेज पर आ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पैसेज को। ये रहा आपका पैसेज, जल्दी से पढ़ लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। फटाफट से आराम से पढ़िए बिल्कुल। पैसेज में देखिए होता क्या है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसको बिल्कुल इजी समझ कर जाते हैं और एग्जाम में फंस जाते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, इसको हल्के में नहीं लेना।
चलिए मैं क्वेश्चंस कराता हूं। नंबर 1 इज द रिसेंट रिसर्च शोज दैट, तो यानी हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो क्या बताती है, वो बताती है कि भाई आपका जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की तरह आप अगर किसी को याद करते हैं तो वो आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करता है जब आप उसको अपने 10 साल के आसपास की एज में स्टार्ट करते हैं। पैसेज को पढ़ोगे तो आपका फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देन नंबर 2 इज व्हेन वन इज इमर्स्ड इन अ लैंग्वेज, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई होता क्या है, ही स्टार्ट्स यूजिंग इट इन अ डे टू डे लैंग्वेज, यानी होता क्या है वो स्टार्ट कर देता है उस लैंग्वेज को यूज करना अपने आम बोलचाल में, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लैंग्वेज में। सो आंसर की मैं बात करूं तो सेकंड पैरा की 5th लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, जाकर देखिएगा जरूर कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। देन नंबर 3 इज द ब्रेन्स वाइट मैटर एज यूज्ड इन द पैसेज करस्पॉन्ड टू, तो पैसेज के अंदर एक फ्रेज यूज किया गया है द ब्रेन्स वाइट मैटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, पैसेज के अंदर आपको देखिए पढ़ना जरूर है। यहां पर बोला है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सीमेंटिक एज यूज्ड इन पैसेज, पैसेज के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है सीमेंटिक, इसका मतलब बताना है। सीमेंटिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पैसेज के अंदर अगर आप ढूंढें तो सेकंड पैरा की लास्ट लाइन में ये वर्ड यूज किया गया है सीमेंटिक, जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। The number 5 is the phrase these higher levels of structural integrity is related to, एक फ्रेज यूज किया गया है पैसेज में these higher levels of structural integrity, इसका किससे संबंध है ये पूछा जा रहा है और ये फ्रेज सेकंड पैरा में यूज किया गया है, तो इसका संबंध है आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर से, जैसा कि यहाँ पर लिखा है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो ये तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2018 का जो हमने आज सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा उसको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।